Hello friends, welcome back to my channel. I'm back with another important work of literature, and the work today I have brought is Every Man in His Humor written by Ben Jonson. बहुत important work है ये एलिजाबेथन एज का, especially from the Caroline age. So without wasting any more time, let's begin the work. Before I start, I would like to tell a very important point about the work कि इस work में खुद शेक्सपियर ने रोल प्ले किया है. So this is very important point of this work. So question can always be most of the time such kind of questions are always asked. So keep this point in your mind that Shakespeare had itself played a very important role in this work. Okay, इस प्ले के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसमें बेन जॉनसन ने थ्योरी ऑफ ह्यूमर भी दिया है. थ्योरी ऑफ ह्यूमर आई थिंक आप सबको पता है. थ्योरी ऑफ ह्यूमर लाइक आप सबको पता है, जैसे ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फेलगम एंड ब्लड, इन सब का यूज़ उन्होंने ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट ट्रेड्स, उनकी डिफरेंट फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया है. सो यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ ह्यूमर भी देखने को हमें मिलती है. सेकेंड पॉइंट, इस प्ले के स्टार्टिंग में ही एक प्रोलॉग है जिसमें बेन जॉनसन से बोलते हैं that he has written this play in order to make all the people laugh. He wants to amuse everybody here. उन्होंने इस प्ले को इसलिए लिखा ताकि इस प्ले का हर एक कैरेक्टर हर एक ऑडियंस को हंसा सके. ठीक है, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द प्रोलॉग इज़. अब हम इसके प्लॉट पर चलते हैं. लेट्स देखते हैं क्या है इस वर्क में. ये जो वर्क है, इट इज़ अबाउट 4 टाइप ऑफ फैमिलीज़ हेयर. जो इनमें जो सबसे पहली फैमिली है वो है मिस्टर नोवेल की. हम सबसे पहले कैरेक्टर इस वर्क में मिस्टर नोवेल ही हैं. हम इनके बारे में पढ़ते हैं. चलिए, नोवेल जो है ही इज़ एन ओल्ड एंड वाइज पर्सन. बहुत बूढ़े और एक अच्छे इंसान हैं जिनका एक बेटा है एडवर्ड और एक भांजा है स्टीफन. नोवेल को हमेशा टेंशन रहती है अपने बेटे के करियर की कि कहीं वो पता नहीं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहा है या नहीं, या कहीं गलत लोगों के बीच में तो नहीं है. तो हमेशा एज अ फादर ही इज़ ऑलवेज़ वरीड अबाउट हिज सन. तो क्या करते हैं, जब वो उसके बारे में टेंशन कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर स्टीफन आता है और वो स्टीफन को ये सारा ज्ञान देने लग जाते हैं. अच्छा, अब स्टीफन क्या करता है, स्टीफन एडवर्ड के पास चला जाता है अपने अंकल नोवेल की बातें सुनकर. वहीं एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो ये है कि एक लेटर लिखा जाता है. ये लेटर ही है जो इस स्टोरी का मेन हीरो है. क्यों? क्योंकि जो इसमें एक पर्सन है जिसका नाम है वेलब्रेड. ये वेलब्रेड इस लेटर को लिखता है. और क्या है इस लेटर में, वो इस लेटर में अपने फ्रेंड यानी कि एडवर्ड से मिलने की डिमांड करता है. अपने एडवर्ड को बेसिकली ये लेटर एडवर्ड को लिखता है जिसमें उससे मिलने के लिए बुलाता है. और साथ में सिर्फ इतना ही, जो मेन चीज़ इस लेटर में वो लिखता है वो ये है कि वो उसके फादर यानी कि नोवेल की खूब इंसल्ट करता है. उनकी इंसल्ट करते हुए बहुत ही अब्यूसिव और ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इस लेटर को लिखता है. और ये लेटर लिखा तो उसने एडवर्ड के लिए है, लेकिन लेटर पहुंच जाता है नोवेल के पास. और नोवेल जब उस लेटर को पढ़ता है, सो बीइंग अ फादर ऑफ कोर्स वो ये ज़रूर समझ जाते हैं कि मेरा बेटा खुद चाहे सुधरा हो या ना हो, लेकिन वो गलत लोगों के बीच में है, वो गलत संगति में है. उसका ये फ्रेंड जो इतनी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करके लेटर लिख रहा है और ना किसी फादर की इंसल्ट कर रहा है, सो दैट मीन्स बहुत ही गलत तरह का इंसान है. और मैं अपने बेटे को अब समझाऊंगा कि वो इन गलत चीज़ों में गलत लोगों के साथ ना रहे, गलत काम ना करे और हमेशा अच्छा इंसान बना रहे. और उसके लिए मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा, मैं उसे समझाऊँगा. ठीक है, तो नोवेल क्या करते हैं, ब्रेन वॉर्म को बोलते हैं कि ये लेटर. ब्रेन वॉर्म कौन है? ब्रेन वॉर्म जो है नोवेल का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सबमिसिव और डिसेंट सर्वेंट है. और ये इस प्ले में बहुत सारे रोल प्ले भी करता है. बार बार ही डिस्गाइज हिमसेल्फ इनटू अदर कैरेक्टर. सो ब्रेन वॉर्म को वो लेटर देते हैं और कहते हैं जाके एडवर्ड को दे दो. सो ब्रेन वॉर्म जाता है एडवर्ड के पास उस लेटर को लेकर. और लेटर में सॉरी
जब एडवर्ड उस लेटर को पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स उसे पहले बहुत हंसी आती है, एट द सेम टाइम बीइंग अ सन उसको गुस्सा भी आता है, और एडवर्ड और स्टीफन दोनों चलते हैं वेलब्रेड से मिलने। अच्छा, अब जब रास्ते में वो होते हैं तो ब्रेन वॉर्म उसको ये पता चल जाता है, ब्रेन वॉर्म जो है उसको ये पता चल जाता है कि नोवेल जो है वो अपने बेटे का पीछा कर रहा है। तो अब एडवर्ड को इन्फॉर्म करने के लिए ब्रेन वॉर्म क्या करता है, वो एक सोल्जर बन के एडवर्ड के पास आता है, और सोल्जर भी ऐसा जिसने अपनी टांग खो दी है लड़ाई झगड़े में, एक वॉर में, एक बैटल में उसने अपनी टांग खो दी है, ऐसा सोल्जर बन के एडवर्ड के पास आता है, और उसके हाथ में एक तलवार भी होती है, और वो अपनी मार्केटिंग स्किल्स का यूज़ करके अपनी उस तलवार को स्टीफन को बेच देता है। अब स्टीफन ने वो उस तलवार को ख़रीद लिया है। अब ये दोनों उस तलवार को लेकर इधर वेलब्रेड से मिलने आ रहे होते हैं। अच्छा, अब आगे क्या होता है रास्ते में, इसी सिटी में एक और फैमिली है, फैमिली नहीं, ये दो लोग हैं एक्चुअली। मैथ्यू जो है ये, सॉरी, बॉबाडिल जो है ये एक बहुत ही फेंकू तरह का इंसान है, और ये कॉप्स के घर में, कॉप्स भी इसमें एक कैरेक्टर है, इसके घर पे यहाँ पर रहता है और बेंच पर बड़े आराम से लेटा हुआ है। तो फेंकू ये करता तो कुछ नहीं है, लेकिन डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँकता है। तो ये जो मैथ्यू है ये इसके पास आकर बताता है कि डाउनराइट कौन है, डाउनराइट वेलब्रेड का स्टेप ब्रदर है, और इसकी एक क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है दैट ही लिटरली बिकम वायलेंट टू एवरीवन। ठीक है, तो डाउनराइट ने क्या किया था, एक बार मैथ्यू की इंसल्ट करी थी, और उसी इंसल्ट के बारे में का बदला लेने के लिए मैथ्यू बॉबाडिल के पास आता है सजेशन लेने के लिए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उसे सबक सिखाऊं। तो बॉबाडिल, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही फेंकू तरह का इंसान है, तो बॉबाडिल मैथ्यू की हेल्प करने के लिए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ना कुछ स्वॉर्ड स्किल्स सिखाऊंगा, मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा, और ऐसे सिखाऊंगा कि तुम कभी भी डाउनराइट अगर तुम्हारे सामने होगा ना तो डर के मारे भाग जाएगा, तुम्हारे आगे ज़्यादा टिकेगा नहीं। वो इतनी दूर दूर की फेंकता हुआ उसको समझाता है मैथ्यू को। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम दोनों चलो मिलके डाउनराइट को सबक सिखाते हैं। तो ये मैथ्यू और बॉबाडिल दोनों डाउनराइट के पास जाते हैं उससे बात करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। अब जब ये उसके घर जाते हैं, अच्छा, वेलब्रेड और डाउनराइट जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों भाई हैं, और ये दोनों भाई रहते हैं मिस्टर कीटले के घर पे। अब ये मिस्टर कीटले कौन है, ये एक मर्चेंट हैं जिनका एक कैशियर है कैश, जो हमेशा इनके साथ रहता है, लेकिन कभी, और हाँ, इनकी वाइफ है मिसेस कीटले, और इनकी सिस्टर हैं ब्रिगेट, जो कि बहुत सुंदर एक लड़की है। तो मिस्टर कीटले को अक्सर बिज़नेस के सिलसिले में बाहर आना जाना पड़ता है, तो वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं अपनी सिस्टर और अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश को देकर जाते हैं, क्योंकि इनके घर में वेलब्रेड और डाउनराइट दोनों ही, एक भाई झगड़ालू है तो दूसरा भाई बदतमीज़ है, इन दोनों की हरकतों का पता है। तो ये हमेशा कैश को अपनी सिस्टर और अपनी वाइफ की को संभालने के लिए हमेशा यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। तो मिस्टर कीटले जस्टिस क्लीमेंट के घर गए हुए हैं। ठीक है, मिस्टर कीटले जो हैं यहाँ जस्टिस क्लीमेंट के घर गए हैं, और उन्होंने एज़ यूजुअल अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश को दी है, और ये बोला है कि अगर वेलब्रेड घर पे आता है सो प्लीज़ मेक मी रिमाइंड। इधर इधर मैथ्यू और बॉबाडिल भी डाउनराइट से मिलने जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वो जाते तो डाउनराइट से मिलने हैं, लेकिन मिलते वो वेलब्रेड से हैं, क्योंकि डाउनराइट घर पर होता ही नहीं है। अब वो वेलब्रेड को बताते हैं कि कैसे मैथ्यू को डाउनराइट ने इंसल्ट किया था, और मैथ्यू और बॉबाडिल उसको यहाँ सबक सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि वेलब्रेड डाउनराइट का भाई है, इसलिए वो बीइंग अ ब्रदर उसकी इंसल्ट नहीं सुनता, और वो इन दोनों को डांटने लगता है कि मैं अपने भाई की बुराई नहीं सुनूंगा। इधर एडवर्ड और स्टीफन भी उस तलवार को लेकर वेलब्रेड के पास आ रहे हैं। यहाँ से मैथ्यू और बॉबाडिल उसके पास पहुँच गए हैं। तो जब ये दोनों यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये जो बॉबाडिल है स्टीफन के हाथ में एक तलवार देखता है, जो कि उसने ऑफ कोर्स ब्रेन वॉर्म से ख़रीदी थी। उस तलवार को लेकर वो देखता है कि अरे, ये तो बड़ी बेकार क्वालिटी की तलवार है, ये तो तुम्हें पागल बना दिया जिसने भी तुम्हें बेची है। तो इस बात को बोल के ये सारे मैथ्यू, बॉबाडिल, वेलब्रेड, एडवर्ड, ये सारे स्टीफन का मजाक बनाने लगते हैं, उसके ऊपर हंसने लगते हैं।
ठीक है। और क्योंकि ये सारे मिसेस कीटले के घर पे हैं, तो यही इन्फॉर्मेशन कैश ने मिस्टर कीटले को दे दी। जैसे मिस्टर कीटले को पता चलता है कि वेलब्रेड अपने सारे इन लोगों के साथ मेरे घर पर आ चुका है, मिस्टर कीटले वापस आ जाते हैं भागकर। ठीक है। अब जब वो यहाँ पर आते हैं तो जब ये सब लोग मिसेस कीटले के घर पर जाते हैं, मिस्टर कीटले के घर वापस आने से पहले वो यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। डाउनराइट जो है एज़ यूजुअल अपना एग्रेसिव नेचर यहाँ दिखा रहा होता है, ये सब लोग उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ मैथ्यू ब्रिगेट ब्रिगेड को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो उसकी खूबसूरती से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है दैट ही डिसाइडेड टू प्रपोज हर। और उसको प्रपोज करने के लिए वो कुछ बेकार सी पोइट्री उसके सामने बोलता है, और वो इतनी बेकार होती है कि उसकी ये पोइट्री सुन के ये सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। एडवर्ड, स्टीफन, मैथ्यू, बॉबरडेल, डाउनराइट सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। किसका? मैथ्यू का। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। अच्छा, इतना ही होता है कि मिस्टर कीटले वापस आ जाते हैं घर पे, और यहाँ से फिर बाकी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, मैथ्यू, बॉबरडेल और वेलब्रेड एक बार में बैठे होते हैं, और उस बार में वो डाउनराइट के बारे में मजाक बना रहे होते हैं, उसके अग्रेसिव नेचर के बारे में वो खूब हंस रहे होते हैं, उसका मजाक बना रहे होते हैं। तो डाउनराइट ने ये सारा कुछ सुन लेता है, और वो इनके पास आता है, और उसे बहुत गुस्सा आता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही इज़ अ शॉर्ट टेम्पर्ड गाय। तो वो क्या करता है, इन दोनों को चैलेंज करता है कि ठीक है, तुम दोनों में बहुत दम है, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तो चलो मुझसे लड़ाई करो। तो ये लड़ाई वाली बात सुनते ही मैथ्यू तो डर के भाग जाता है वहाँ से उल्टा। और बॉबरडेल जो है ये भी वैसे तो फेंकता है, लेकिन लड़ने के टाइम पर जब कुछ करके दिखाने का टाइम आता है, तो इसकी भी हवा टाइट हो जाती है और ये कुछ नहीं करता, और ये भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये दोनों बहुत गुस्से में होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि हम डाउनराइट को मज़ा चखाएंगे। तो ये मैथ्यू और बॉबरडेल क्या करते हैं, ये ब्रेन वॉर्म को पकड़ते हैं और प्लान बनाते हैं। ब्रेन वॉर्म को कुछ पैसे देकर उससे कहते हैं कि तुम पुलिस ऑफिसर बनकर डाउनराइट के पास जाओ और उसको अरेस्ट करो। ठीक है। तो ये उसको एक सबक सिखाने के लिए वो ब्रेन वॉर्म को पैसे देकर डाउनराइट को अरेस्ट करवा लेते हैं। इधर जब ये लोग सारे मिसेस कीटले के घर पे गए थे लास्ट टाइम, तो वेलब्रेड जब ब्रिगेड को देखता है तो वो डिसाइड करता है कि मेरा दोस्त एडवर्ड और ब्रिगेड की शादी हो जाए। तो इन दोनों की शादी कराने के लिए वो एक प्लान बनाता है। वो एक प्लान बनाता है, क्या करता है, ब्रिगेड के पास ही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी ज़रूरी है कि एडवर्ड भी उससे प्यार करता है। तो वो लेकिन ब्रिगेड तो घर पे अकेली होती ही नहीं है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। तो वो क्या प्लान बनाता है, अगेन यहाँ पर ब्रेन वॉर्म का यूज़ होता है। ब्रेन वॉर्म को वो भेजते हैं मिस्टर कीटले के पास, और उसको एक मैसेज देते हैं, उसको झूठ बुलवा देते हैं कि मिस्टर कीटले को जस्टिस क्लीमेंट ने बुलाया है। ठीक है। अब ये जस्टिस क्लीमेंट का ये मैसेज सुनकर मिस्टर कीटले जाते हैं जस्टिस क्लीमेंट से मिलने। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी वो जाते हैं तो अपने वाइफ और अपनी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को देकर जाते हैं। तो वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश को देकर जाते हैं, लेकिन क्योंकि मिस्टर कीटले को मिसेस कीटले पर शक होता है, डाउट होता है, तो उनको पकड़ने के लिए वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉब को भी देकर जाते हैं। अच्छा, कॉब जो है वो खुद अपनी वाइफ के ऊपर बहुत डाउट करता है, और डाउट करने का रीज़न ये है कि उसको लगता है बॉबरडेल, जो कि उसके घर में ही रहता है, बॉबरडेल और उसकी वाइफ का कुछ अफेयर चल रहा है। तो इस बात को सुन के ना कॉब हमेशा अपनी वाइफ पर डाउट करता है। इधर मिस्टर कीटले भी हैं जो अपनी वाइफ पर डाउट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है कि कौन से वो दो कैरेक्टर हैं जो हमेशा अपनी वाइफ पर डाउट करते हैं इन दिस प्ले। तो सीधा साधा आंसर है मिस्टर कीटले एंड कॉब्स। ठीक है। तो ये दोनों अपनी वाइफ पर डाउट करते हैं, एंड उस डाउट के चलते मिस्टर कीटले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉब को देकर जाते हैं। अच्छा, जब मिस्टर कीटले कॉब के पास पहुंचते हैं तो मिसेस कीटले को ये इन दोनों के ऊपर कुछ अगेन डाउट होता है, या अगेन ये डाउटफुल सिचुएशन होती है। एंड मिसेस कीटले फिर ये जानने के लिए कि आखिर क्या चक्कर है इन दोनों के बीच में, कॉब के घर पहुंच जाती है। यही न्यूज़ फिर कैश के थ्रू मिस्टर कीटले को मिल जाती है कि मिसेस कीटले घर पे ब्रिगेड को अकेला छोड़ के कॉब से मिलने गई हैं।
उसको रेड हैंडेड पकड़ने के लिए मिस्टर कीटले वापस आ जाता है अगेन और बताता है कि मुझे तो जस्टिस क्लीमेंट ने बुलाया ही नहीं। और वो जब यहाँ पर देखता है कि घर पे मिसेस कीटले है ही नहीं, तो अगेन वो कॉप के पास पहुँच जाता है उनको पकड़ने के लिए। उधर वाइफ ऑलरेडी पहुँच चुकी है पहले ही। सो दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को रेड हैंडेड पकड़ते हैं, बट उनके हाथ में कुछ नहीं लगता क्योंकि उन दोनों ने कुछ किया ही नहीं होता। वो अननेसेसरी एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे होते हैं। वहीं इनके पीछे ब्रिगेड को अकेला देखकर अब वेलब्रेड क्या करता है, एडवर्ड के बारे में ब्रिगेड को सब बता देता है कि एडवर्ड तुमसे शादी करना चाहता है एंड यू शुड ऑल्सो बी रेडी टू मैरी हिम। वेलब्रेड ब्रिगेड को भी बता देता है। अब ये सब लोग वापस से मिस्टर कीटले के घर पर आ जाते हैं। ब्रिगेड ऑलरेडी वहीं थी। वेलब्रेड डाउनराइट को तो सॉरी मैथ्यू और बोबाडिल ने अरेस्ट करवा दिया था। मैथ्यू, बोबाडिल, ये सारे लोग इकट्ठे होकर जाते हैं जस्टिस क्लीमेंट के घर पे। जस्टिस क्लीमेंट को मिस्टर एंड मिसेस कीटले सारी सिचुएशंस बताते हैं कि कैसे कैसे इन लोग किसने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ जस्टिस क्लीमेंट के सामने बता देते हैं। और जस्टिस क्लीमेंट सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस कीटले वर बी फूल्ड बाय वेलब्रेड। उनको बताते हैं कि कैसे उनका पागल बनाया है किसने, और किसी ने नहीं, वेलब्रेड ने। वहीं दूसरी चीज़, वो इस प्ले में जो सर्वेंट का रोल प्ले कर रहे हैं ब्रेन वॉर्म, उनके सारे कामों से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते कि कैसे उसने कभी सोल्जर बन के तो कभी पुलिस ऑफिसर बन के बहुत अच्छे से काम किया है, अपने मालिक का हर कहना माना है। तो वो ब्रेन वॉर्म के कामों से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं सब डाउनराइट का मजाक भी खूब बनाते हैं कि कैसे उसको एक फेक पुलिस ने आके अरेस्ट किया और वो अरेस्ट हो भी गया। उसने अपनी कोई समझदारी नहीं दिखाई, कैसे उसने सिर्फ अपने गुस्से को अपने माइंड के ऊपर हावी होने दिया और अरेस्ट हो गया। सो दैट्स ऑल व्हाट दिस वर्क इज़ ऑल अबाउट. Thank you. If you like my video, please like and subscribe my channel.